नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एजुकेटो चैनल पर। और आज मैं आपको जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में लगभग 100% आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी सारे जितने भी सिलेबस में क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो बता दिए हैं, सिर्फ चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को छोड़कर। ठीक है, तो आज मैं ये भी बताने जा रहा हूँ। और इस तरह से जो है कि बोर्ड के लिए जितने भी क्वेश्चंस की लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। और अब जो है आपके पास आज के बाद भी टाइम बचता है, तो कृपया करके उसको अच्छी तरीके से जो है कि रिवाइज कर लें। और उसके बाद आप जब अपना एग्ज़ाम दे के आएँ तो ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसे लगे मेरे सिलेक्शन क्वेश्चंस के। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 लाइन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से जो लास्ट की 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि लैंगिक जनन, या फिर यूँ कहें कि जनन, ठीक है, जो जनन की प्रक्रिया है उसमें डीएनए कॉपी आधारभूत घटना है, ये प्रमाणित कीजिए। तो आपको ये दोनों लाइन लिखनी है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको बस 2 लाइन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया, उसके बाद से विभिन्नता के क्या लाभ होते हैं, ठीक है ना, विभिन्नता के क्या लाभ होते हैं ये दोनों भी याद कर लीजिएगा। लैंगिक अलैंगिक जनन में कोई खास अंतर मेरे को लगता नहीं कि आएगा। हाँ, अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करेंगे आप। जितने भी अलैंगिक जनन है ना, इसमें आप क्या करें, जैसे विखंडन हो गया, आगे जो है कि आपको और मिलेंगे, इन सब के नाम लिखिए। बहुखंडन हो गया, ठीक है, विखंडन, बहुखंडन, खंडन, इन सब के बस नाम लिखने हैं आपको। और नाम लिखने के बाद, ठीक है, नाम लिखने के बाद आपको पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, मैंने ये सारे नाम लिख के इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए बस। ये प्लेनेरिया का ये जो डायग्राम है इसको देख लीजिएगा, और एक डायग्राम और इधर है, ठीक है, ये स्पाइरोगायरा। इन दोनों डायग्राम को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से जो पार्ट्स के नेम है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अच्छी तरह से करिएगा। उसके बाद जब दोस्तों इसमें आएंगे हम और आगे, तो लैंगिक जनन में जो पौधों में लैंगिक जनन होता है। हाँ, एक बात और, कृत्रिम विधियों में ऊतक संवर्धन, कृत्रिम विधियाँ जो होती है, ठीक है ना, जनन की, उसमें ऊतक संवर्धन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ पौधों के नाम भी याद कर लीजिएगा। कृत्रिम संवर्धन कैसे कर सकते हैं, कृत्रिम संवर्धन, तो ये 2 हैं। आर्किक और सजावटी पौधे भी बहुत सारे होते हैं, डेकोरेटेड जो प्लांट्स होते हैं जो हम अपने घरों में लगाते हैं वो यूज़ होते हैं, उनमें यूज़ होता है। लैंगिक प्रजनन में जो भाग हैं पौधों के, ठीक है, हालांकि 2 प्रकार के पौधे होंगे, उभयलिंगी पुष्प वाले और एकलिंगी पुष्प वाले। दोनों के कम से कम 2-2 उदाहरण याद करें। जैसे सरसों और गुड़हल जो होता है उसमें मेल और फीमेल, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, भाग। और एक लिंगी में स्त्री अलग होगी, पुरुष अलग होगा, यानी 2 पौधे अलग अलग जगह होंगे। जैसे एक लिंगी में आपके पास पपीता और तरबूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट्स के नेम है, देखिए दोस्तों मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तो मस्ट क्वेश्चन है, यानी ये तो आएगा ही आएगा भाई, चाहे कुछ भी, चाहे करके जाओ चाहे मत जाओ, ये तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं पहले भी लिस्ट में बता चुका हूँ, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, जब निषेचन की प्रक्रिया में बात आए तो आप इसको मैं बता चुका पहले, इसको भी कर लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर कुछ अंतर, यानी किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों में क्या अंतर आते हैं, यानी शारीरिक परिवर्तन जो होता है उनमें क्या अंतर है, ठीक है ना, तो ये याद कर लीजिए। किशोरावस्था में एक समान, जैसे कांख और जननांग पे बालों का उगना लड़का लड़की दोनों में होता है एक समान, ठीक है। और त्वचा का तैलीय होना, मुहासे निकलना, तैलीय होना, मुहासे निकलना, ये भी समान है दोनों में, यानी मेल फीमेल दोनों में बराबर होता है। ठीक है, लड़कियों में और लड़कों में कुछ अंतर है यहाँ पर जो दिखाए गए, जैसे लड़कों में चेहरे पे दाढ़ी और मूंछ निकलती है, वो लड़कियों में नहीं होता है। ठीक है, आवाज़ का फटना, रजोधर्म होना लड़कियों में होता है लेकिन लड़कों में नहीं होता। आवाज़ फटना, लड़कों की आवाज़ फट जाती है, ठीक है, थोड़ी भारी हो जाती है, तो ये अंतर याद कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यानी कि जो नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि संबंधित ग्रंथियाँ। इसमें 2 ग्रंथि होती है, एक तो शुक्राशय ग्रंथि, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, तो इन दोनों ग्रंथि के क्या कार्य हैं यहाँ पे सब दे रखा है, तो उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। होती कहाँ ये भी याद रखिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको डायग्राम ये दे दिया जाएगा और आपको उस पार्ट्स के नाम लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे, बस पार्ट्स के नाम। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा एक बार, मैं ये नहीं कह रही इसे बनाइए, क्योंकि बनाने को ये बहुत कम बार आया, बनाने को नहीं आता लगभग ये। ठीक है, बनाने के लिए आपके सामने ये डायग्राम है जी, ये बहुत बार आ चुका है, यानी कि अगर इस चैप्टर में से 80% बार तो यही आया है, यानी अगर 10 बार प्रश्न आए हैं डायग्राम बेस्ड इस चैप्टर से तो 80% यही आया, यानी कि 10 में से 8 बार यही डायग्राम आता है। तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, इस पार्ट का क्या फंक्शन है, ओवरी का यानी कि अंडाशय का क्या फंक्शन है, ठीक है, ग्रीवा का क्या फंक्शन है, और ये गर्भाशय का क्या फंक्शन है, ये जो गर्भाशय भित्ति है इसका क्या फंक्शन है यानी कार्य है, ये सब आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे गर्भरोधन में दोस्तों
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि गर्भरोधन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो यहाँ 4 विधियाँ होती हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से बांटी जाती हैं। तो जो पहली विधि है यांत्रिक अवरोध, मैकेनिकल मेथड हो गया, ठीक है, और दूसरी जो है वो है रासायनिक तकनीकी, तीसरी IUCD जिसमें कॉपर टी और दूसरी चीज़ें जो लगाई जाती हैं यूटेरस में, और शल्य क्रिया तकनीक यानी कि चिकित्सा विधि। शल्य क्रिया तकनीकी का मतलब है कि, ठीक है, नसबंदी जो करते हैं पुरुषों में और महिलाओं में। याद रखिएगा, पुरुषों में जो नसबंदी करते हैं उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, और महिलाओं में जो नसबंदी करते हैं उसे, ठीक है, महिलाओं में जो करते हैं नसबंदी उसे नसबंदी कहते हैं, ठीक है, और जो फीमेल में यानी कि मादाओं में करते हैं उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इन दोनों में कर लीजिएगा आराम से, बिल्कुल जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर में से। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आ जाइए, नीचे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा विभिन्नता के लाभ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस जो मैंने अभी 8वें चैप्टर में बताया, तो इसमें विभिन्नता के वही लाभ है। तो लाभ जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंडल के बारे में विस्तार से मैंने जो है कि आपको समझाया है, ठीक है, तो मेंडल के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया और इसको जो है कि अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं इसमें से आपको किसी एक का क्रॉस आ सकता है, ठीक है ना, यानी क्रॉस मतलब ये ड्राइव करने का, ये जो नीचे दे रखा है यहाँ पे टेबल के रूप में ये, तो ये मैं समझा भी चुका हूँ, इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, तो इसको तो जरूर ड्राइव करिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या आएगा आपका, देखिए डाईहाइब्रिड में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनोटाइप और जीनोटाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ, यहाँ पे जीनोटाइप लिखा है, यहाँ फिनोटाइप लिखा होगा कहीं, देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये गलत लिख दें यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे फिनोटाइप होगा, ठीक है, क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात, इन दोनों में से जो है कि कोई एक आएगा, तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा आप, ओके, अच्छी तरह से। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप अगर 1 बाय 1 करके इसे देखेंगे समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके बाद द्विसंकरण में, द्विसंकरण का मतलब होता है दोस्तों दो गुणों को एक साथ क्रॉस कराना। तो द्विसंकरण में आप क्या करेंगे, द्विसंकरण में ये याद करेंगे, ये इसका फिनोटाइपिक अनुपात है, फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है, द्विसंकरण में, तो इसको आप जो है कि अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्लियर। इसके बाद कि एलील्स क्या होते हैं ये सब छोड़िए, चलिए लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे करना है आपको मैं तरीका बताता हूँ। आपको लिखना है सिंपल कि मानव में कुल जो है 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े उसमें से जो होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 23वां जो जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र का 23वां जोड़ा। कौन सा, 23वां जोड़ा, ठीक है, और 23वां जोड़ा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे कि 23वां जोड़ा, ठीक है, अलग अलग होते हैं, नर में अलग, मादा, फिर बाकी आप जानते ही हैं XY वाले तो मेरे हिसाब से सारे ही बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है जैव विकास की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको बता दूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपके सामने आ सकता है। तो इसमें ये है सबसे इम्पोर्टेंट, उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षणों में अंतर, ठीक है, इसको याद करिएगा। और उसके बाद जीन प्रवाह, ये कि जाति उद्भव किस प्रकार होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, पहले बोल रहा हूँ, इन चारों में से एक पॉइंट जरूर आएगा। जीन प्रवाह यानी कि जाति उद्भव के 4 कारण हैं जो जिम्मेदार हैं, जीन प्रवाह हो गई, आनुवांशिक विचलन हो गया, प्राकृतिक यानी नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चुनाव, और भौगोलिक पृथक्करण जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये जरूर आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इसको तो अच्छी तरीके से करके जाइए, मस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए नीचे, जरा मैं बता दूँ आपको, समजात और विकासीय संबंध दर्शाने के, यानी विकासीय संबंध अगर आपको दर्शाने हैं तो आप कैसे दर्शाएंगे विकासीय संबंध। विकासीय संबंध आप तभी दर्शा सकते हैं जब आपको ये दोनों तीनों चीज़ें पता हो। दोनों तीनों क्या, पहले तो अंगों के, यानी समजात अभिलक्षण और समरूप अभिलक्षण, यानी समजात अंग और समरूप अंग, ये दो जो है अंग आपको विकास यानी विभिन्न प्रकार के जीवों में कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, उनमें क्या समानता है क्या असमानता है, इन दोनों से आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो है कर लीजिए। और तीसरा जो है विकास संबंध दर्शाने का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो मेथड है, जो टॉपिक है, वो है जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म में क्या पूछा जाता है वो बता दूं आपको। जीवाश्म ये 4 जो आपको दिए हुए ना NCERT में डायग्राम और चित्र जो दिए हुए हैं, उन चित्रों में से, उन फिगर्स में से 2 हैं रीढ़ की हड्डी वाले, जैसे 2 रीढ़ की हड्डी वाले हैं और 2 बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी वाले हैं उसे जीवाश्म अकशेरुकी कहते हैं। तो याद रखिएगा, होमोनाइट और ट्राइलोबाइट बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं, नाइटी और राजासोरस जो है रीढ़ की हड्डी वाले हैं, ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है इसके अंदर घुस के, तो इसे याद रखिएगा, क्लियर है। अब जीवाश्म की उम्र का पता कैसे लगाते हैं, जीवाश्म की आयु का कैसे पता लगाते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। इसकी 2 विधियाँ हैं, एक विधि जो है खुदाई यानी रिलेटिव सापेक्ष विधि, दूसरी है फॉसिल डेटिंग।
इन दोनों को याद कर लीजिएगा। जब आपसे 4 नंबर में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार पूछा जाता है कि विकास और वर्गीकरण को वर्णन करते हुए समझाइए, तो आप ये 4 पॉइंट याद कर लें, बस इसी में सारा आंसर आ जाएगा कि विकास और वर्गीकरण में क्या अंतर है। तब भी आपको यही लिखना है चारों, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद जो है कि विकास के चरण, तो भाई विकास कैसे कैसे होता है, तो वो चरणों में होता है। चरणों में मतलब पहले कोई एक अंग बनता है लाखों करोड़ वर्षों में, फिर जब वो अंग बन जाता है तो फिर कोई दूसरा अंग बनना शुरू होता है, दूसरा परिवर्तन शुरू होता है शरीर में, तो इसे बोलते हैं विकास के, ठीक है। विकास जो है चरणबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो यहाँ पे योग्यता के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे आँख का विकास हो रहा है, गुणवत्ता के लाभ क्या क्या हैं, मतलब जो भी चीज़ें विकसित होती हैं उसके लाभ होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा लाभ हो, कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ याद कर लीजिएगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में आता है, एक तो वो तीनों विकासीय संबंध यानी समजात अंग, समरूप अंग और जीवाश्म, वो तीनों बहुत ही ज़रूरी हैं मित्रों, पहले बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन का मतलब क्या है कि अभी हमने प्राकृतिक चयन पढ़ा था कि प्राकृतिक रूप से जो चयन किए जा रहे हैं, ठीक है। कृत्रिम चयन में ये है कि मानव अपने लाभ के लिए किसी भी फसल में, किसी भी जीव में, किसी भी प्रजाति में परिवर्तन करता है, तो उसे कृत्रिम चयन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जंगली गोभी से 5 प्रकार की गोभी विकसित की गई है। गांठ गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और ये गोभी और केल, ठीक है। इन पाँचों के अपने अपने लक्षण हैं। तो क्या लक्षण है इसमें नीचे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ कहीं कहीं सब में लिखा है। जैसे देखिए, फूले हुए भाग चाहिए तो हमें गांठ गोभी बनाई, ब्रोकली चाहिए यानी पुष्पों की वृद्धि रोकना, अगर हमें फूल नहीं चाहिए तो हमने ब्रोकली बनाई, और फूल गोभी अगर हमें चाहिए तो बंध पुष्प यानी कि फूलों को हमने वो कर दिया, इनफर्टाइल कर दिया, मतलब वो नहीं कर सकते, फूल नहीं बना सकते। और गोभी चाहिए तो पत्तियों के बीच दूरी कम, ये ना मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, ये इधर रहेगा और ये वाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये ऐसा, ये गलत छप गया, एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा एक बार आप। और केल में केवल चौड़ी पत्तियाँ चाहिए तो हम केल का हमने विकास किया। तो इस प्रकार से जो है यह आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने भी बता दिए हैं। और दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो लास्ट टॉपिक है वो यह है कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि मानव का विकास अफ्रीका से माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से ही शुरू हुआ है, ठीक है। और मानव के विकास के अध्ययन के जो साधन हैं उसे याद कर लीजिए कि 4 साधन हैं। एक तो एक्सकेवेशन यानी उत्खनन, जो खुदाई में मिलते हैं जीवाश्म, मतलब जो भी दूसरी वस्तुएं मिलती हैं। दूसरा समय निर्धारण, फॉसिल डेटिंग करके जो समय का निर्धारण करते हैं। तीसरा डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, यानी जो भी फॉसिल मिलता है उसके डीएनए कॉपी यानी उसके डीएनए सीक्वेंस को चेक किया जाता है। और तीसरा जीवाश्म का अध्ययन, कि विभिन्न प्रकार के जो जीवाश्म मिलते हैं अलग अलग मानवों के, होमोनिड्स के, उसमें कंपेयरिंग करके कि जानवरों से, बंदरों से किस प्रकार से विकसित हुए हैं हम, उसकी जो है कि अध्ययन स्टडी की जाती है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया है कि अफ्रीका में ही जो है कि मूल रूप से ये प्रारंभ यानी जो हुआ था मानव के विकास का वो यहीं से हुआ है, और वहाँ से वो अलग अलग जगहों पे चले गए, ठीक है। तो ये जो है कि अब आपका सिलेबस पूरा हो गया है। और अगर आपको PDF ये चाहिए डाउनलोड करनी है तो आप सभी जानते हैं, रेगुलर हमारे जो है कि छात्र हैं आप, तो आपको पता है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नए हैं वो जाके समझ जाए यहाँ पे कि यहाँ आपको PDF कॉपी मिल जाती है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको PDF कॉपी मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ ही जितनी भी वीडियो हैं उसकी जो है कि प्लेलिस्ट भी नीचे दी हुई है, और वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं सारी साइंस की वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।